अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर्सिबल सेल इंजरी। ये हमारे पास सेल इंजरी, सेल डेथ एंड एडेप्टेशन का जो पार्ट 2 है। इसका जो पार्ट 1 है उसका लिंक मैंने ऊपर डाल दिया, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। अब हम देखते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी होता क्या, उसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। रिवर्सिबल सेल इंजरी ये एक सेल इंजरी की स्टेज है जहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो डी रेंज फंक्शन है या मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजी है कोई भी इंजर्ड सेल की, वो क्या होती है, वो नॉर्मल वापस आ जाती है, रिटर्न हो जाती है, अपनी नॉर्मल स्टेट पे आ जाती है जब हम उसका कोई भी स्टिमुलस है, डैमेज स्टिमुलस है, अगर उसको हम रिमूव कर दें। ठीक है, ये हमारे पास रिवर्सिबल सेल इंजरी है। ठीक है, अब जो रिवर्सिबल सेल इंजरी हो गई है तो अब उसमें जो हमारे पास सेल जो है वो किस तरह रिस्पॉन्स करेगा हम वो देखते हैं। सेल जो है वो स्वेलन हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास आयन पम्प्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, वो फेल हो जाएगा, उनका फंक्शन फेल हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो फ्लूइड और आयनिक बैलेंस है उसकी जो डिस्ट्रप्शन है शुरू हो जाएगी। कि इसका मतलब है कि फ्लूइड और आयन बाहर और अंदर आना शुरू हो जाएंगे। अब क्या होगा, जब डिस्ट्रप्शन शुरू हो गया तो वाटर और जो फ्लूइड है वो अंदर सेल में जाना शुरू हो जाएगा और उसकी वजह से सेल जो है वो स्वेल होना शुरू हो जाएगा। फिर हम दूसरी बात ये देखते हैं कि जो डीजनरेटेड ऑर्गेनेल्स हैं या लिपिड्स हैं, सेल इंजरी की वजह से वो क्या होंगी, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी। उस सेल इंजरी की जिधर सेल इंजरी हुई है उधर वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी। अब हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि हम स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हो रही हैं उस सेल में, उस इंजरी की वजह से हम उसमें मॉर्फोलॉजी में हम वो देखते हैं। अब इसमें पहली जो मॉर्फोलॉजी है रिवर्सिबल सेल इंजरी की वजह से वो ये है कि सेलुलर स्वेलिंग शुरू हो जाती है। सेलुलर स्वेलिंग को हम हाइड्रोपिक चेंज भी कहते हैं और वैक्यूलर डीजनरेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। इसका मतलब है, परमेबिलिटी का मतलब है कोई भी चीज़ अंदर दाखिल हो जाती है। अब इंक्रीज़ हो रही है तो उसका मतलब कि कोई भी चीज़ हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई भी चीज़ अंदर आना शुरू हो जाएगी जिसकी वजह से स्वेलिंग शुरू हो जाएगी। अब क्या स्वेलिंग जो है वो एक सेल में नहीं होगी, हमें एक सेल में अगर हुई स्वेलिंग वो नज़र नहीं आएगी लाइट माइक्रोस्कोप से, वो हम अगर होल ऑर्गन में होगी तब हमें स्वेलिंग नज़र आएगी लाइट माइक्रोस्कोप में। फिर हमारे पास क्या होगा कि वो जो सेल है वो पेलर होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि पेलर मतलब स्किन जो है वो पेल होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्वेलिंग की वजह से क्या होगा, जो कैपिलरीज है ना उसका कंप्रेशन शुरू हो जाएंगी, कैपिलरीज कंप्रेस होना शुरू हो जाएंगी और इस तरह वो पेलर कॉज करेंगी, स्किन जो है वो पेल होना शुरू हो जाएगी। फिर जो होगा टर्गर प्रेशर और जो ऑर्गन वेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। टर्गर प्रेशर मतलब कि अब ये हमारे पास सेल है, इस पर जो वॉल पे प्रेशर लग रहा है स्वेलिंग की वजह से वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमारे पास क्लियर और स्मॉल वैक्यूल्स नज़र आएंगे जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पिंच ऑफ होंगे, निकले हुए होंगे, वो वैक्यूल्स हमें नज़र आएंगे। दूसरा हम देखते हैं फैटी चेंज। फैटी चेंज में हमारे पास क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं, ट्राइग्लिसराइड को हम लिपिड होल्डिंग वैक्यूल्स भी कहते हैं, जो कि हमें इंजरी जो है जिधर हुई हुई है वहाँ पे नज़र आएंगे। अब जो ट्राइग्लिसराइड है ये हमें लिवर में मोस्टली नज़र आएंगे क्योंकि वहाँ पर लिपिड मेटाबॉलिज्म हो रही होती है। साइटोप्लाज्म हम थर्ड देखते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, वो रेड होना शुरू हो जाएगा। फिर फोर्थ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होगा, ब्लैबिंग और ब्लंटिंग शुरू हो जाएगी। ब्लैबिंग का मतलब है कि प्रोट्रूजन्स बाहर, प्रोट्रूजन सेल मेम्ब्रेन की प्रोट्रूजन शुरू हो जाएंगी। फिर ब्लंटिंग का मतलब है कि जो है वो जो उसकी जो एजेस हैं वो इतनी शार्प नहीं होंगे। फिर डिस्टोरेशन ऑफ माइक्रोविलाई है, उनका जो फंक्शन है वो ख़राब हो जाएगा, उनका स्ट्रक्चर वो ख़राब हो जाएगा। फिर इंट्रासेलुलर अटैचमेंट है, उनकी लूजनिंग स्टार्ट हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रियल चेंजेस। माइटोकॉन्ड्रियल चेंजेस में हमारे पास क्या होता है, फॉस्फोलिपिड जो होती है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। एमॉर्फस का मतलब शेपलेस वो हो जाते हैं, उनकी जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में जो होते हैं फॉस्फोलिपिड वो ज़्यादा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायलेशन हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, राइबोसोम डी अटैचमेंट उनकी शुरू हो जाती है। अब हम देखते हैं न्यूक्लियर में क्या चेंजेस आती हैं। न्यूक्लियर में ये होता है कि क्लम्पिंग शुरू हो जाती है क्रोमेटिन की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कुछ केसेस में क्या होता है कि अगर कोई भी इंजरी स्टिमुलस आता है तो क्या होता है, हाइपरट्रॉफी शुरू हो जाती है ऑर्गेनेल्स की। हाइपरट्रॉफी मतलब कि जो हमारे पास सेल का साइज़ है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से सेल इंजरी हो जाएगी। अब एग्जाम्पल इस बुक में हमें दी हुई है कि लिवर में हमारे पास हिपैटोसेल्स होते हैं। हिपैटोसेल्स जो को हम हिपैटोसाइट्स कहते हैं, उसमें हमारे पास स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। उसमें हमारे पास अब साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं।
ان کا کام ہے یہ جو باربیٹوریٹس ہیں ان کو میٹابولائز کرنا. ٹھیک ہے. اب باربیٹوریٹس کو کا فنکشن کیا ہے؟ وہ ٹریٹ کر وہ ڈرگز ہیں جو کہ ٹریٹ کرواتی ہیں ایپیلیپسی کو. ٹھیک ہے. اب باربیٹوریٹس کو اگر ہم ان کی ڈرگز کو ڈوز کو زیادہ کر دیں تو کیا ہوگا؟ ہیپیٹوسائٹس کا جو سائز ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جائے گا. ایک طرف تو باربیٹوریٹس جو ڈرگ ہے وہ اگر ایک طرف تو وہ فائدہ پہنچا رہی ہے، وہ ٹریٹمنٹ دے رہی ہے، ڈیزیز ٹھیک کر رہی ہے، لیکن دوسری دفعہ کیا ہو رہا ہے کہ ٹاکسٹی ہو رہی ہے، مطلب ہیپیٹوسائٹس کا سائز انکریز ہو رہا ہے اور پھر ہائپوٹروفی ہو رہی ہے، اور جس کی وجہ سے سیل انجری ہو رہی ہے. اب دوسری ایگزامپل یہ کہ اگر فینو باربیٹول جو ڈرگ لے رہا ہے بندہ، اس کے ساتھ وہ الکوہول کنزیوم کر رہا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ مائکروسومل ایکٹیویٹی زیادہ ہو جائے گی. اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ جو ڈرگ میں بلڈ میں جو ڈرگ جا رہی ہے اس کا لیول کم ہو جائے گا. بلڈ میں ڈرگ نہیں جائے گی تو وہ فینو باربیٹول اتنا فائدہ نہیں پہنچائے گی. تو کیوں نہیں پہنچائے گی؟ کیونکہ ہائپوٹروفی اسٹارٹ ہو جائے گی اور سیل انجری کاز ہوگی، تو اس کی وجہ سے وہ ہمارے پاس کوئی افیکٹ نہیں دے گی. اب irreversible انجری سیل انجری ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے 3 اسٹیپس ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ جو مائٹروکونڈریل فنکشن ہے اس کی جو فنکشن ہے وہ ریسٹور نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کی انیبلٹی وہ اتنا جلدی اسٹور نہیں ہوگا، وہ واپس اس کا فنکشن نہیں آئے گا. پھر اس کیا ہوگا؟ پلازما اور جو انٹرا سیلولر میمبرین ہے ان کا جو اسٹرکچر ہے فنکشن ہے وہ لاس ہونا شروع ہو جائے گا. پھر ڈی این اے اور جو کرومیٹین اسٹرکچرز ہیں ان کی انٹیگریٹی جو ہے وہ لاس ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیل ڈیتھ جو ہے وہ اس کو ہم irreversible سیل انجری بھی کہتے ہیں. اب سیل ڈیتھ پہ 2 میکینزم ہے، ایک نیکروسس ہے اور ایک ایپوپٹوسس ہے. نیکروسس جو ہوگا اگر کوئی بھی سیویئر انجری ہے، جیسے کہ لاس آف آکسیجن ہے، نیوٹرین ڈیفیشنسی ہے، یا کوئی انفیکشن ہے، تو اگر وہ ہمارے پاس کیا کروائیں گے؟ ایکسیڈنٹل سیل ڈیتھ. اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ نیکروسس. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ایپوپٹوسس میں یہ ہے کہ اگر جو اسٹیمولس ہے ہمارے پاس جو اسٹیمولس ہے وہ اتنا سیویئر نہیں ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ سیل جو ہے جس میں انجری ہوئی ہے وہ ایلیمنیٹ ہو جاتا ہے، اس میں سارا وہ جو کلیئر جو بھی سیل کا جو مٹیریل وہ کلیئر کرواتے ہیں اس پروسیس میں، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. تو اس کو ہم ریگولیٹڈ سیل ڈیتھ بھی کہتے ہیں اور اس کو ایپوپٹوسس بھی کہتے ہیں. اب ان دونوں کا ڈفرینس اس پیراگراف میں دیا ہوا ہے سیل ڈیتھ میں. اس کا میں ڈفرینس آپ کو بعد میں بتاؤں گی. پہلے ہم نیکروسس اور ایپوپٹوسس کو دیکھ لیں علیحدہ علیحدہ، جو کہ میں نیکسٹ جو اس کا پارٹ 3 ہے اس میں بتاؤں گی. اور اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن پوچھنا تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.